दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज की कॉमिक्स ड्रैगन किंग का चौथा और अंतिम भाग। उफ, अगर यहाँ की जमीन चट्टानी ना होती तो मैं इन सबको सर्प सुरंग खोद कर यहीं पर दफन कर देता। अब तो इच्छाधारी नागों को अपने शरीर से निकालना भी ही एकमात्र रास्ता बचा है, लेकिन वे भी कितने कारगर सिद्ध होंगे यह कहना मुश्किल है। अरे यह क्या? ड्रैगन किंग, तुम जिंदा हो? जब तक दुश्मन जिंदा है तब तक ड्रैगन किंग कैसे मर सकता है? पर तुम यहाँ पर कैसे? इस खतरे के आने का आभास था मुझे। बड़ी मुश्किल से बचा मैं ध्वस्त होती डायनो सिटी से। अब मैं सूर्य की ऊर्जा पर चल रहा हूँ। अगर मेरी ड्रैगन आर्मी भी बच सकती तो काम बहुत आसान हो जाता, पर खैर, मुझे इनको मारने के लाखों तरीके सदियों से पता हैं। नागराज और ड्रैगन किंग घाव पर घाव खा रहे थे, लेकिन आदि मानवों की बची कुची सेना का भी तेजी से सफाया हो रहा था। एक बड़ी कीमत पर जल्द ही वह युद्ध जीता जा चुका था। नागराज और ड्रैगन किंग बुरी तरह से घायल हो चुके थे। आह, खतरा टालने में मदद करने के लिए शुक्रिया। कुछ समय लगेगा पर मेरी शक्ति वापस आ जाएगी। पर मेरी नहीं, अब मेरे घाव नहीं भरेंगे। पर यह सब है क्या? अगर इस वक्त तुम मेरी मदद ना करते तो मैं तुम्हें हमेशा एक दुष्ट प्राणी ही समझता और इन आदिमानवों को दोस्त। कौन है यह आदिमानव और नागद्वीप से इनका क्या रिश्ता है? सच्चाई तुम्हें जाननी ही पड़ेगी नागराज। पहले मौका ही नहीं मिला था, वरना यह गलतफहमी ही न रहती। डायनासोर और सरीसृप कभी भी किसी भी प्रजाति के दुश्मन नहीं रहे, बल्कि हम हमेशा उनके संरक्षक रहे, क्योंकि लंबे समय तक अस्तित्व काल में रहने के कारण हमने हर तरह की तकनीक में प्रगति की थी। अभी मैंने तुम मानवों के नगर देखे। तुम अभी हमारे 10% तक भी नहीं पहुंचे हो। आदि मानव जैसे प्राणी हमारे अस्तित्व के दौरान भी थे और हम अन्य प्रजातियों से ज़्यादा उनका ध्यान रखते थे, क्योंकि उनमें हमें बुद्धिमत्ता की झलक दिखाई देती थी। हम उन्हें अपनी प्रगति में भागीदार बनाना चाहते थे। इसी दौरान एक दिन हमारे पास एक संदेश आया। संदेश सुदूर तारामंडल के प्राणियों से आया था। उनके सूर्य का ईंधन समाप्त हो रहा था और वे नए घर की खोज में थे। हमारा ध्येय सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की हर प्रजाति को पनपने का अवसर देना था, ताकि प्रकृति की कोई भी रचना विलुप्त न हो पाए। उस वक्त मंगल ग्रह की तरफ पृथ्वी के 2 चंद्रमा थे, एक बड़ा और दूसरा उससे छोटा। हमने उनकी एक टीम को छोटे चांद पर रहने की इजाज़त दे दी, ताकि वे इस क्षेत्र में रहकर अपने रहने योग्य किसी नए ग्रह की तलाश कर सके। ये परग्रही सोरा नामक सुदूर ग्रह से आए थे और खुद को सोरारी कहते थे। हम अगर तकनीक में निपुण थे तो सोरारी जैविक ज्ञान में माहिर थे। वे जैविक ऊर्जा का ही भक्षण करते थे और जैविक ऊर्जा के दम पर करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते थे। उनका शरीर भी ऐसे भौतिक कणों से बना था जिनका वाइब्रेशन इतना अधिक था कि हमारी सामान्य दृष्टि क्षेत्र के बाहर था, यानी वे अदृश्य थे। यही समझ लो। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीतती गई, वैसे वैसे सोरारियों की वास्तविक मंशा सामने आने लगी। उनका इरादा पृथ्वी पर पनप रहे जैविक जीवन को बायो एनर्जी में बदलकर अपना भोजन बनाना था। लेकिन हमारे रहते ऐसा कर पाना मुश्किल था। वे जानते थे कि वे हमारी तकनीक के सामने नहीं टिक सकते, इसलिए उन्होंने हमें रास्ते से हटाने के लिए एक विचित्र योजना बनाई। उन्होंने बायो रोबोट्स बनाए और उन बायो रोबोट्स को उस आदि मानव आबादी में मिला दिया जिसका हम संरक्षण करते थे। उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमारी तकनीकों को सीखा, हमारी कमजोरियों को समझा और फिर छुप छुप कर हमारे गुटों का जैविक हथियारों से सफाया करना शुरू कर दिया। वही जैविक हथियार जिन्हें आज तुम शायद वायरस और बैक्टीरिया कहते हो। पर हम तो जानते हैं कि डायनासोर
करोड़ों की तादाद में थे और पूरी पृथ्वी पर थे। इतनों को मारना तो असंभव था। सही जानते हो तुम। पर हर डायनासोर प्रजाति विकसित नहीं थी। हम में से खास प्रजातियों के कुछ लाख डायनासोर ही बुद्धिमान थे। सिर्फ वे ही सोरारियों के रोबोट्स का निशाना थे। सुआरा उन बायो रोबोट्स का लीडर था। हम डायनासोर प्रजाति पर आई इस विपदा का कारण ढूंढने में जुट गए और सुआरा उसमें हमारी मदद करने लगा। हम अनजाने में दुश्मन को अपना राज बता रहे थे और वे उसकी काट ढूंढ रहे थे। देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में हमारी आबादी आधी रह गई थी। लेकिन एक दिन हमें कारण का पता चल ही गया। सोरारियों की गद्दारी सामने आ गई और हमने चांद पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। हमारी योजना का पता चलते ही उन्होंने अपने बायो रोबोट्स को सुषुप्ता अवस्था में भेज दिया और फिर उन्होंने एक महाभयंकर चाल चली। सीधी लड़ाई में हम उनका समूल नाश कर देते, इसलिए उन्होंने आनन फानन में अपनी बस्तियों को दूसरे बड़े चांद पर स्थानांतरित कर लिया और छोटे चांद को पृथ्वी से टकराने की तैयारी करने लगे। उस टक्कर से हमारा अस्तित्व मिट जाना निश्चित था। पर यह टक्कर सुआरा जैसे अन्य बायो रोबोट्स के लिए भी खतरा हो सकती थी। सोरारियों ने अपने रोबोट्स को नज़रअंदाज किया था और यह समझ में आते ही सुआरा बागी हो गया। वह सीधा मेरे पास आया और उसने मुझे सोरारियों की यह योजना बताई। चांद को तो रोकने की कोशिश हम कर सकते थे, सफल भी हो सकते थे और असफल भी, लेकिन ऐसे में किसी भी सोरारी को पृथ्वी पर आने से रोकना जरूरी था। समय कम था और हम जानते थे कि सोरारी हम पर नज़र रखे हुए थे। काम को अंजाम देने का एक ही तरीका था, सुआरा। सोरारी नहीं जानते थे कि सुआरा पादा बदल चुका है। हमने एक सुदूर द्वीप पर, वही जिसको तुम नागद्वीप कहते हो, एक खास कंट्रोल सेंटर बनाया। यह कंट्रोल सेंटर पृथ्वी के चारों तरफ एक अदृश्य कवच बिछाने के लिए था। इस कवच के ऊर्जा के खास वाइब्रेशन सोरारियों के शरीर कणों के वाइब्रेशन की गांठ थे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हर चीज इस कवच के पार जा सकती थी, सिवाय सोरारियों के। इस कवच के रहते सोरारी पृथ्वी पर कभी नहीं आ सकते थे। इस दौरान हम उस चांद को रोकने की तैयारी में लगे थे जिसने पृथ्वी की तरफ गिरना शुरू कर दिया था, और सुआरा कवच को एक्टिवेट करने की तैयारी में जुट गया। उस कवच को जिसको हटाने का कोड या तो वह जानता था या मैं। हमने चांद को तो कई टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन एक बड़े टुकड़े को गिरने से रोक नहीं पाए। मुझे सुआरा से संपर्क करने का समय तक नहीं मिला। समय था तो सिर्फ इतना कि हम ऐसी किसी स्थिति के लिए बनाई गई भूमिगत डायनोसिटी में जा सके, जिसका पता सिर्फ सुआरा को था। हमारी प्रजाति के बचे खुचे विकसित डायनासोर्स के साथ मैं भी निद्रा अवस्था में चला गया। यानी जिस दौरान तुम गिरते चांद को रोकने की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान सुआरा तुम्हारी तकनीक की मदद से अपनी जीवित मूर्ति बना रहा था, ताकि अगर वह न बचे तो मूर्ति इस कंट्रोल सेंटर की रक्षा कर सके। बिल्कुल सही, पर एक रहस्य रह गया है। सुआरा अगर कोड जानता था और सोरारियों ने फिर से उसको अपना गुलाम बनाकर उसके मस्तिष्क से संपर्क जोड़ लिया था, तो सुआरा की मेमोरी में उन्हें वह कोड क्यों नहीं मिला? सुआरा को वह कोड याद क्यों नहीं था? वह मुझसे भी कोड पूछ रहा था। जो भी हो, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब यह क्या है? कापालिक हूँ मैं। अलग अलग बायो रोबोट्स में जो अलग अलग खूबियाँ होती हैं, वे सारी मुझ में अकेले में हैं। ड्रैगन किंग को आदि मानवों से भीषण जंग ने पहले ही कमजोर कर रखा था। कापालिक के उस विस्फोट वार ने उसकी बची कुची सांसें भी छीन ली। अब बारी नागराज की थी। नागराज कमजोर अवश्य था, मगर बेबस नहीं। कितनी भी शक्तियां शरीर में भरी हो, दिमाग खत्म तो सब खत्म। कापालिक के हर अंग का मस्तिष्क
अलग है, ऑक्टोपस के हाथों की तरह। तू खास स्पेसिमेन लगता है। तेरी शारीरिक प्रणाली की जांच करनी होगी। तेरा डीएनए जांचना होगा। ओह समझा, तेरा खून विष है। जैविक जीव सर्प पनपते हैं इसमें और तुझे शक्ति देते हैं। ये तेरे रोम छिद्रों से बाहर आते हैं। तू खास किस्म का जैविक रोबोट है। आह, तेरी विष बनने की जैविक प्रक्रिया को ठप करना होगा, खास वायरस डाल के, और दूसरे खास बैक्टीरिया से तेरे रोम छिद्रों को बंद भी करना होगा। फिर तेरे शरीर से कुछ भी बाहर नहीं आ आएगा, पर तेरे शरीर से जरूर कुछ बाहर आएगा। तेरी जान। खच। लोग पैरों के नीचे से जमीन खींचते हैं, लेकिन नागराज पूरा पैर ही खींच लेता है। नागराज के रहते नागद्वीप के अंदर कोई कदम नहीं रख सकता। तो तू क्या हवा में पैर रखता है? ओह, या तो मेरे विष का असर सच में कम हो रहा है, या इसमें रीजनरेशन की जैविक शक्ति भी मौजूद है। खैर, जो भी हो, अगर मैं इसके शरीर को लगातार गलाता रह सकूं, तो अरे यह क्या, नागफनी सर्प मुरझा रहे हैं और मैं और सर्प नहीं निकाल पा रहा हूं। शरीर में विष की तीव्रता भी समाप्त हो रही है और मेरे रोम छिद्र भी बंद हो रहे हैं। आख, सिर्फ रोम छिद्र ही नहीं, मेरे पूरे शरीर की खाल ही बढ़ रही है। कपालिक के बैक्टीरिया का असर सामने आ रहा है। उम्फ। नागराज अब न फुंकार छोड़ सकता था और न ही सर्प वार कर सकता था, न देख सकता था, न सुन सकता था, और न ही कपालिक के भूस्खलन जैसे लगातार बरसते भीषण वारों को झेल सकता था। अभी तो उसके शरीर से खून की धारें तक बाहर नहीं निकल सकती थी। उसके शरीर के क्षतिग्रस्त अंगों से होता रक्त स्राव उसके अंदरूनी अंगों को ठप कर रहा था। कुछ ही पलों के बाद नागराज की सांसें थम चुकी थी और उसका शरीर निश्चल पड़ चुका था। एक समय में मृत्यु को भी चुनौती देकर जीतने वाला महानायक आज स्वयं उसके साथ चलने को तैयार था। किसी मदद की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस भीषण आपदा का सामना कर सकने लायक सिवाय एक अंतिम सहारे के सुवारा रक्षक है इस द्वीप का, और सुवारा के रहते कोई अनचाहा प्राणी इस द्वीप पर कदम नहीं रख सकता। सुवारा के सामने आते ही पृथ्वी के आभा मंडल में सुरक्षा कवच के पार तैर रहे सुरारियों की बाँचें खिल गई। सुवारा, उसने उसने अपनी जीवित प्रतिमा बना रखी थी, और सुवारा की जो लुप्त स्मृति थी वह प्रतिमा के दिमाग में फीड है। जरूर कोड भी उसी में होंगे। इसके मस्तिष्क को कंट्रोल करो, रीबूट करो, हमें वह कोड चाहिए, और कपालिक को डीएक्टिवेट कर दो, कहीं वह प्रतिमा को कोई नुकसान न पहुंचाए। उसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि फिलहाल स्वारा की प्रतिमा कपालिक पर भारी पड़ रही है। वह कपालिक जैसे बायो रोबोट्स की हर कमजोरी को जानता है, और कपालिक का कभी भी अपने बराबर वालों से पाला नहीं पड़ा है। तेरी सबसे बड़ी शक्ति रीजनरेशन की शक्ति है। पहले मैं उसकी कोडिंग को ब्रेक करूंगा, और उसके बाद तेरी बोटी बोटी करूंगा, और फिर मैं हूँ। सुवारा का दिमाग उसके वश से बाहर हो रहा था। शायद सुरारी ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। कुछ ही पलों बाद सुवारा वापस नागद्वीप के कंट्रोल सेंटर की ओर बढ़ रहा था, और जल्द ही सुवारा के हाथ कोड को टाइप करके पृथ्वी के सुरक्षा कवच को हटा रहे थे, और करोड़ों वर्षों के बाद सुरारियों को पृथ्वी पर कदम रखने का मौका मिल रहा था। आह, कितना अच्छा लग रहा है फिर से पृथ्वी के बायोस्फीयर में आकर। अब यह ग्रह पूरी तरह से हमारा है। अब यह हमें करोड़ों वर्षों का भोजन उपलब्ध कराएगा। लालच मत कर, इन्हें खाने के लिए बहुत समय है। अभी हमें अपने ग्रह के भूखे सुरारियों को संदेश भी भेजना है, और नागद्वीप के उस कंट्रोल को भी नष्ट करना है। प्रतिमा सुवारों को हम आदेश दे चुके हैं। वह हमारा इंतजार कर रहा है। जिस खतरे को रोकने में ड्रैगन किंग ने अपनी प्रजाति की जान दांव पर लगा दी, वह करोड़ों वर्षों का प्रयास व्यर्थ हो गया था। सुरारियों की शक्ति अब अजेय थी। मानवों की बस्ती
अब पोल्ट्री फॉर्म से ज़्यादा कुछ नहीं थी। आहा, बड़ी हसरत थी तुझे पास से देखने की। ड्रैगन किंग के बाद एक तू ही दिखा था नागराज, जो शायद हमारे सपने चूर कर सकता था, पर आखिरकार तू खुद ही चूर चूर हो गया। अगर तू जहरीला ना होता तो हमारा पहला भोजन तू ही बनता। लेकिन मरते मरते दिल छोटा ना कर, हमने तुम मानवों का काफ़ी भला भी किया है। बायो रोबोट्स बनाकर आदि मानवों के बीच हमने भेजे तो डायनासोर्स को ख़त्म करने के लिए थे, पर इन्होंने मानवों के बीच में रहकर उनसे संतानें भी पैदा की, और ऐसे उनका डीएनए उन आदि मानवों के वंशजों में भी पहुंच गया। उसके बाद ही मानवों ने इतनी तेजी से प्रगति की, बोलना सीखा और सोचना सीखा। अब चले नायक, नागद्वीप के कंट्रोल सेंटर को नष्ट भी करना है, उसमें देर नहीं होनी चाहिए। इसके नष्ट होने के बाद पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपको रोक सके नायक। मानव जाति एक भयानक अंत के कगार पर खड़ी थी, और उसके महानायक का शरीर नागद्वीप की ठंडी और कठोर धरती पर निश्चल पड़ा था, पर उसके हाथ में अभी भी हरकत थी। तूने हम सभी सुरारियों को खास तौर से यहाँ पर बुलाकर बहुत अच्छा किया सुरारा। आप अपने सामने उस चीज़ को नष्ट होता देखने का मज़ा ही कुछ और है, जिसने हमको करोड़ों वर्षों तक इस स्वादिष्ट ग्रह पर आने से रोके रखा। बता, कैसे नष्ट होगा यह कंट्रोल सेंटर कैसे नष्ट होगा, यह तो तुम लोग नहीं जान पाओगे। लेकिन तुम लोगों का विनाश जिस हथियार से होगा उसका नाम है बायो शकरगन। नागराज, तू बच गया, तू, और ठीक भी हो गया। कैसे? और तेरे पास यह हथियार कहाँ से आया? नागराज के इम्यून सिस्टम के आगे कोई विषाणु ठहर नहीं सकता, चाहे वह कापालिक का ही विषाणु क्यों ना हो। और स्वारा ने यहाँ पर कंट्रोल रूम के साथ साथ इस घातक हथियार को भी छुपा रखा था। इसे ढूंढना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, और तुझे तेरी बायो एनर्जी से आज़ाद कराना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तू जहरीला जरूर है, और यह विष हम पर भी जरूर असर करेगा, लेकिन थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग हम सह लेंगे। अचानक मेरे शरीर में बटन दबाने लायक शक्ति भी नहीं बची है। ऐसा ही होता है, पहले शक्ति जाती है और फिर जान। तड़पने तक का समय नहीं देते हम, दयालु जो ठहरे। यह क्या हो रहा है? यह सिस्टम दोबारा कैसे चालू हो रहा है? स्वारा, यह तू क्या कर रहा है? स्वारा, तूने फिर से सिस्टम चालू कर दिया है, रोक इसे। किस सोरारी ने इसे ऐसा करने को कहा? नागराज, तूने तू ऐसा कर ही नहीं सकता। यह स्वारा हमारा रोबोट है। गलत, यह स्वारा का रोबोट है, जिसमें उसने अपनी उस मेमोरी के हिस्से को रखा था जिसे वह तुमसे बचाना चाहता था। यह जीवित प्रतिमा स्वारा के जाग जाने से अपने आप सक्रिय हो गई थी। यह अपनी मानसिक तरंगों के जरिए शुरू से ही मेरे संपर्क में थी। इसी ने मुझे पहली बार खुद अपने तक पहुंचाया था, और उसके बाद भी यह समय समय पर मुझे संकेत भेज रही थी। शायद यह मुझे आने वाले खतरे से आगाह करके ड्रैगन किंग तक जाने का रास्ता बताना चाहती थी, पर यह मेरे लिए जीवन रक्षक तब सिद्ध हुई जब मैं कापालिक का सामना कर रहा था और अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहा था। स्थिति का आभास होते ही यह प्रतिमा स्वयं जमीन तोड़कर आ धमकी और कापालिक को धूल चटा दी। उस वक्त तक मुझे पूरे घटनाक्रम का अंदाजा लग चुका था। मैं चाहता तो पृथ्वी पर लगा कवच यह प्रतिमा कभी न हटाती, पर ड्रैगन किंग के जाने के बाद तुम लोगों का फुल और फाइनल हिसाब करना जरूरी हो गया था। मैं पृथ्वीवासियों को हमेशा आतंक के सायरे में रहने के लिए छोड़ नहीं सकता था। तुम तक पहुंचकर हम हमला नहीं कर सकते थे। एकमात्र रास्ता था तुम सबको यहाँ तक बुलाना। तो मेरे सुझाव पर प्रतिमा स्वारा ने अवरोध हटाया और तुम्हें यहाँ पर बुलाने का खतरा उठाया, पर इस बार मकसद पृथ्वी को नहीं, सिर्फ इस चैम्बर को कवच में ढकना था। अब कैद में पृथ्वी को नहीं, तुम सबको रहना था। तुम लोगों के सामने आकर
हथियार से वार करने का मकसद तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाना था, ताकि तुम हमारी सही योजना जानकर सतर्क ना हो जाओ। अब ड्रैगन किंग की यह इजाद तुम्हें कहाँ पर ले जाकर छोड़ेगी, यह तो अब वे भी नहीं बता पाएंगे। पर जाते जाते एक बात तो जरूर सुनते जाओ। यह रहस्य जरूर है कि प्रतिमा स्वारा ने सिर्फ मुझसे ही संपर्क क्यों बनाया, क्योंकि स्वारा और मेरी मानसिक तरंगों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है। शायद तुम्हारी मेहरबानियों के कारण ही नागद्वीप के स्थापक स्वारा ही मेरे सुदूर पूर्वज हैं। आप वास्तव में सिर्फ मेरे या नागद्वीप के ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के रक्षक। अरे यह क्या, ये पूरा सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहा है। मुझे मुझे बाहर निकलना होगा। ओह, शुक्र है कि आप सब लोग ठीक ठाक है। ठीक तो नहीं है, पर हो जाएंगे। लेकिन यह सब था क्या? क्या हुआ है नागद्वीप पर? नागद्वीप का इतिहास फिर से जिंदा हो गया था विसर्पी। बस यूं समझो कि अब सब ठीक हो गया है, पहले जैसा। लेकिन अगर यह खतरा फिर से आ धमका नागराज, तो क्या होगा? नागद्वीप पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती, क्योंकि इसकी रक्षा करने वाले मेरे भी बाप हैं। स्वारा देव की मूर्ति जीवित है, यानी स्वारा देव भी कहीं ना कहीं जीवित अवश्य है। अगर मुसीबत दोबारा आई तो स्वारा देव भी आएंगे जरूर। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार कॉमिक्स में आपकी डिमांड पर। तब तक के लिए धन्यवाद।